हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े हुए लास्ट मिनट टिप्स फॉर करंट अफेयर्स कि लास्ट मिनट में आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को कितना बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल करंट अफेयर्स का। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर्स ही आपको मार्क्स दिला सकता है। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। क्या होने वाला है? अच्छा होगा, और रिजल्ट की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कैसे प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, उसी यानी कि एग्जाम पैटर्न को एक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास में अंत तक बने रहे और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, जहां पे असर्शन वाले प्रश्न है। कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। हर एक आपको प्रश्न के लिए 4 विकल्प मिलने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न हम देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? भारत जॉर्डन संबंधों के संदर्भ में निम्न कथन देखें। यानी कि किसके संबंध में? भारत और जॉर्डन देश के संबंध में। पहला विकल्प है जॉर्डन पश्चिम एशिया में भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। और दूसरा क्या बोला जा रहा है? जॉर्डन लाल सागर से सीधे जुड़ा हुआ देश है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें करंट अफेयर्स, ये आपका आईआर वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये आपका क्या है? ज्योग्राफी मैप। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तब ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स प्लस जीएस दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इसके विकल्पों को अगर हम गौर करें तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर केवल 1 होगा। क्यों? क्योंकि जॉर्डन लाल सागर से सीधे जुड़ा हुआ देश नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी मैप किया हुआ है तो इसकी जानकारी आपको होगी। अगर नहीं किया है तो आने वाले कुछ दिनों में मैं इसके लिए क्लासेस लेने वाली हूँ। हम थॉरली पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की अपडेट टाइम पे मिले। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पश्चिम एशिया में भारत की नीति का उद्देश्य क्या है? 3 विकल्प है इसके लिए भी। ये भी असर्शन वाले क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है ऊर्जा सुरक्षा, पहला विकल्प है। दूसरा है प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, और तीसरा है सैन्य गठबंधन बनाना। तो क्या हो सकता है इसका उद्देश्य? पूछा जा रहा है भारत की नीति का उद्देश्य क्या है पश्चिम एशिया में। विकल्प होना आपका क्या चाहिए? 1 और 2 दोनों, 2 और 3, केवल 1, या 1 2 3। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का ए होगा, 1 और 2। पश्चिम एशिया में भारत की नीति का उद्देश्य है ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा हेतु ये लागू किया गया है। ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं अभी फिलहाल एग्जाम में। अगला प्रश्न है एंटी सेमिटिज्म। देखिए, एक वर्ड दिया गया है। क्या? एंटी सेमिटिज्म शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए, ये जो वर्ड है ये न्यूज में रहा है। ठीक है, इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। अब न्यूज में क्यों रहा है? ये इन सब चीजों में से किसी एक के लिए यह टर्म यूज में रहा है। अब आपसे पूछ दिया गया है कि एंटी सेमिटिज्म किस लिए यूज किया गया था, यानी कि इन शॉर्ट इसका अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, यहूदी समुदाय के प्रति घृणा हेतु एंटी सेमिटिज्म शब्द जो है वो न्यूज में रहा था, यानी कि चर्चा में रहा था। तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपका क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। अगर कोई शब्द है जो चर्चा में है तो हो सकता है कि वो शब्द आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वो शब्द किस लिए चर्चा में था। तो ऐसे शब्दों पर गौर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 है नाटो के आर्टिकल 5। अब नाटो के कुछ आर्टिकल्स है। पूछा जा रहा है आर्टिकल 5 के बारे में कथन देखिए। क्या कहा गया है आर्टिकल 5 में? पहला है यह सामूहिक रक्षा से संबंधित है। दूसरा, यह केवल यूरोपीय देशों पर लागू होता है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? हम सब पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आंसर चूज करेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक सामूहिक रक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यूक्रेन संकट से संबंधित कथन। इसके लिए भी 2 विकल्प है। पहला है नाटो एक सैन्य गठबंधन है, और दूसरा यूक्रेन वर्तमान में नाटो का पूर्ण सदस्य है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने रूस और यूक्रेन के बारे में देखा है, क्राइसिस के बारे में, तो आप जानते हैं कि क्राइसिस ही इसी टॉपिक को लेकर था कि यूक्रेन जो है वो क्या करना चाह रहा था। यूक्रेन जो है वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, और यही क्राइसिस का रीजन था, जो कि रशिया ने क्या किया था? मना किया था यूक्रेन को। लेकिन यूक्रेन इसे कंटिन्यू चाह रहा था। दैट्स वाई क्या हुआ था कि आपका ये क्राइसिस क्रिएट हुआ। तो पूर्ण सदस्य बोल रहा है तो इसे तो आप काट कट दीजिए, तो 2 हट जाता है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब 1 और इसमें ऑप्शन है 1 और डी में, यानी कि ए या डी में कौन सा हो सकता है? तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है, बिल्कुल सही। यहाँ तो बोल रहा है ना तो 1 ना तो 2, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो बचता क्या है?
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप क्या कर सकते हो, आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, खेलों को सॉफ्ट पावर मानने का क्या कारण है? खेलों को सॉफ्ट पावर हम क्यों मानते हैं? विकल्प देख लेते हैं इसके पॉइंट इसमें समर्थन में। यह देशों की छवि सुधारते हैं, अगला है यह कूटनीतिक संदेश देते हैं, और तीसरा है केवल मनोरंजन तक सीमित रहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, देख लेते हैं। यह देशों की छवि सुधारते हैं, बिल्कुल सही। कूटनीतिक संदेश देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सही है। लेकिन केवल मनोरंजन तक सीमित है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। तो इसी से आपका उत्तर आ जाता है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत पाकिस्तान खेल संबंधों में नो हैंडशेक पॉलिसी। अब देखिए ये काफी चर्चा में रहा था। नो हैंडशेक पॉलिसी क्या दर्शाता है? अब सभी जानते हैं पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम अटैक के बाद हालांकि ये तो बोला गया था, ठीक है, कि मैच तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैच हुआ, बट हमारे यहाँ के क्रिकेट टीम्स के द्वारा क्या नहीं किया गया था, हैंडशेक नहीं किया गया था पाकिस्तान टीम के साथ। तो ये काफी चर्चा में रहा था कि ये किसे दर्शाता है, खेल भावना, कूटनीतिक संकेत, नियम उल्लंघन या तकनीकी त्रुटि। तो इसका उत्तर क्या है, कूटनीतिक संकेत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8, ब्रिक्स से संबंधित कथन। ब्रिक्स आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूछा जा रहा है इससे संबंधित कथन बताइए कौन सा सही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य है, पहला प्रश्न, सॉरी पहला विकल्प। दूसरा, यह केवल सैन्य सहयोग का मंच है। तो क्या होना चाहिए इसका उत्तर, ए, बी, सी या फिर डी? ब्रिक्स के संबंध में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? देखिए इसका उत्तर होगा केवल ए, यानी कि केवल वन। इसमें भारत और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य है, यह केवल सैन्य सहयोग का मंच है, तो ये गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं प्रश्न नंबर 9, भारत रूस व्यापार के संदर्भ में बताइए। भारत और रूस के बीच में जो व्यापार होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भारत रूस से रक्षा उपकरण आयात करता है, पहला विकल्प, और दूसरा है भारत रूस को कृषि व औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है, दूसरा विकल्प। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कौन सा सही होगा? तो दोनों ही विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। हम क्या कर रहे हैं, पेपर एनालिसिस आप समझ सकते हैं, या एग्जाम पैटर्न आप देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न को हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 10 है, निर्यात विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब निर्यात विविधीकरण हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको बताना है। तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए हम निर्यात विविधीकरण का ऑप्शन अपना रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 11, ग्रैप। ग्रैप का उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। पहला है वायु प्रदूषण नियंत्रण करना, या AQI आधारित वायु प्रदूषण नियंत्रित करना, या AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स आधारित कार्रवाई करना। ग्रैप मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इसका क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है ग्रैप का, तो ध्यान रखना है ये दोनों ही उद्देश्य है, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करना और AQI आधारित कार्रवाई। अब ये ग्रैप चर्चा में क्यों रहा है, दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैप लागू होता है, ग्रैप कहाँ लागू होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या है, दिल्ली NCR क्षेत्र में। मैंने अभी आप लोगों को बताया कहाँ लागू हुआ है, दिल्ली NCR क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, PM 2.5 के बारे में कथन। अब PM 2.5 आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है। PM 2.5 मतलब पर्टिकुलर मैटर 2.5 साइज का जो होता है, ये साइज मेंशन कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर मैटर के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, यह श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, और दूसरा, यह केवल प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है। अब ये दो विकल्प है इसके समर्थन में और इसके अगेंस्ट, तो हमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है। तो 13 का क्या होगा, केवल 1, यानी कि यह श्वसन तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो है अभी ग्रैप लागू किया गया है। ठीक है, क्योंकि वहां की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही हाई आई है, उसमें AQI बहुत हाई आया है, जो कि हार्मफुल है किसके लिए, श्वसन के लिए। वहां ज्यादातर आप देख रहे होंगे कि दमा की प्रॉब्लम हम अक्सर देखते हैं दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब चीजें ज्यादा आपको दिक्कत देती है, और ये प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है, तो ये गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 14, हाइब्रिड मोड ऑफ एजुकेशन अपनाने का कारण क्या है? अब हमने हाइब्रिड मोड क्यों अपना के रखा हुआ है एजुकेशन का, यानी कि ऑनलाइन मेथड भी है, ऑफलाइन मेथड भी है एक तरीके से। ठीक है,
डिजिटल मोड में भी हम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपने बहुत पुराने प्राचीन तरीके से भी हम कर रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है हाइब्रिड मोड हमने क्यों अपना के रखा हुआ है, इसे बताना है एडुकेशन का। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, 14 का बी होगा, प्रदूषण व स्वास्थ्य संकट हेतु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, पर्यटन के आर्थिक प्रभावों में शामिल है, क्या शामिल है पर्यटन के आर्थिक प्रभावों में, रोजगार सृजन या विदेशी मुद्रा अर्जन। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ए, बी, सी या फिर डी। तो ध्यान रखिएगा, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन दोनों ही पर्यटन के प्रभावों में शामिल है। तो इसी तरीके के प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज जो है वो सिर्फ आपके करंट अफेयर्स तक ही नहीं बल्कि जीएस में भी अब देखने को मिल रहा है। अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं जीएस भी स्ट्रांग है। तो ऐसे और पैटर्न्स को हम ब्रेक करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम आने वाले क्लासेस में।